गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है और मैं विद्यासागर सिंह। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था, कल की क्लासेस जो हुई थी हम लोगों ने उसमें बायोलॉजी का डिस्कस किया था। ठीक है, बायोलॉजी के सिलेबस को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, और साथ में हम लोगों ने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को भी ख़त्म कर लिया था। और हमने बताया था कि इंट्रोडक्शन से भी ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन हम आप लोगों को बताया था, जैसे कि हम लोगों ने कल बात किया था एरिस्टोटल का बात किया था, थियोफ्रिस्टस की बात की थी, और सबसे बड़ी बात की हमने तो एक आप लोगों को सीरीज बताया था। ठीक है, सीरीज याद है ना? सबसे नीचे कौन था? थियोफ्रिस्टस। थियोफ्रिस्टस का टीचर कौन था? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का टीचर कौन था? प्लूटो। और प्लूटो का टीचर कौन था? सुकरात था। तो ये सारी बातें हुई थी हम लोगों का। अब हम लोग बात करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर चैप्टर है हम लोगों का, जिसका नाम हम लोगों ने लिखा था बाबू न्यूट्रिएंट। क्या लिखा था बाबू? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को हम लोग हिंदी में बाबू बोलते हैं पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व के नाम से हम लोग न्यूट्रिएंट्स चैप्टर को जानते हैं। तो अब हम लोगों को यह जानना होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स चैप्टर है, पोषक तत्व है, ये है क्या? यही ना, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशंस क्यों हम लोग पढ़ते हैं। और ये बाबू जान करके हैरानी होगा कि हमारे जो भी एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस, कभी कभी तो ऐसा होता है कि बीपीएससी ने 7 क्वेश्चन 2015 में यहीं से पूछ दिया। तो हर एग्जाम में न्यूट्रिएंट चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो न्यूट्रिएंट को समझने से पहले बाबू हम लोग अगर समझ लें न्यूट्रिशन को समझ लें, पोषण को समझ लें, तो अगर हम लोग बात करें न्यूट्रिशन का, पोषण क्या है, तो हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिशन क्या है बाबू? एक प्रोसेस है। क्या है? यह प्रोसेस है, प्रक्रिया है। किस तरह की प्रक्रिया है बाबू? तो इस पृथ्वी पर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जीव है, एक लाइन में जीव में भी अच्छा रहेगा कि सजीव बोले। पृथ्वी पर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग किंगडम है, तो सबको जिंदा रहने के लिए, सबको अपना लाइफ की एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इस पृथ्वी पर जितने ऑर्गेनिज्म हैं, सबको तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो वो एनर्जी गेन करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस अपनाएंगे। जैसे अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो वहां से वो अपने भोजन को ले लिए, एनर्जी को ले लिए। हम लोग क्या करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स हैं उसको खा लेते हैं, यही ना करते हैं हम लोग। तो ये क्या है कि ये प्रोसेस है कि फूड को लेना, भोजन को जैसे ले रहे हैं और एनर्जी गेन कर रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस पृथ्वी पर का कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, वो अपने एनर्जी गेन करने के लिए जो भी प्रोसेस से गुजरता है, वह प्रोसेस कहलाता है पोषण, न्यूट्रिशन। तो अगर हम लोग न्यूट्रिशंस की बात करें, पोषण की बात करें, तो एक तो होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रोपिक, और एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक बोलते हैं इसको। ऑटोट्रोपिक को हम लोग बोलते हैं बाबू स्वपोषी, और हेट्रोट्रोपिक को बोलते हैं बाबू विषमपोषी। क्या बोलते हैं? विषमपोषी। तो अब बात ये होगा बाबू कि न्यूट्रिशंस के बेसिस पर, पोषण के बेसिस पर हम लोगों ने एनिमल्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्टों में बांट दिया। एनिमल कहना अच्छा नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में बांट दिया, एक को ऑटोट्रोपिक, दूसरे को हेट्रोट्रोपिक, एक को स्वपोषी, एक विषमपोषी। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ फूड बना ले, तो सेल्फ फूड बाई कौन बनाएगा? तो प्लांट्स बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस से बनाएंगे। और जो हेट्रोट्रोपिक में है, तो इस पृथ्वी पर जितने एनिमल्स हैं, ये तो अपना भोजन खुद बनाते नहीं हैं, तो इसलिए एनिमल्स, जंतु जो होते हैं, वो कहलाएंगे हेट्रोट्रोपिक, और जो प्लांट है वो कहलाएंगे ऑटोट्रोपिक। आया बात समझ में? तो न्यूट्रिशंस के बेसिस पे हम लोग ये सब चीजें बांट सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो क्या हैं, केवल घास खाते हैं, केवल प्लांट्स खाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? हर्बीवोरस, शाकाहारी। न्यूट्रिशंस के बेसिस पे देखो बांटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। न्यूट्रिशंस के बेसिस पर हम लोगों ने मेनली बांटा ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में। एक पार्ट हुआ ऑटोट्रोपिक, दूसरा पार्ट हुआ हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में कौन आएंगे बाबू? ऑटोट्रोपिक में कौन आएंगे देखते हैं, रुक जाओ लिखते भी चलते हैं। ऑटोट्रोपिक की बात हो रही है, तो ऑटोट्रोपिक में किसको लाएंगे हम लोग? तो पहले इसको हटाते हैं यहां से,
क्लियर, इसको भी हटा देते हैं यहां से। क्लियर। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक में हम लोगों ने बात किया अगर एग्जाम्पल का, तो इसमें कौन आएंगे बाबू, तो ग्रीन प्लांट्स आएंगे। ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे किसमें आते हैं, ऑटोट्रॉपिक में, हरे पौधे। और जो हेटेरोट्रॉपिक है इसमें आते हैं बाबू एनिमल्स। इसमें कौन आते हैं, एनिमल्स। इस पृथ्वी पे जितने एनिमल्स हैं, तो अगर हम लोग बात करें कि हेटेरोट्रॉपिक में जो एनिमल्स हैं ये कैसे हो सकते हैं, तो हेटेरोट्रॉपिक को हम लोग बांटने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। समझना है इस चैप्टर को, नहीं भी लिखेंगे, चीजें समझ में आनी चाहिए कि हम लोग जो न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं इसमें क्या चीजें हो सकती है। तो हेटेरोट्रॉपिक, जिसे हम लोगों ने कहा विषम पोषी, तो हेटेरोट्रॉपिक का मतलब यह हुआ कि वैसा एनिमल्स जो अपना भोजन खुद न बनाता हो, बल्कि जो भोजन बनाए है उससे ले लिया। जैसे हार्बीवोरस, शाकाहारी अपना भोजन नहीं बनाता, प्लांट्स को खाएगा। जैसे हिरन, गाय, भैंस, हाथी, गैंडा, ये सब क्या है, हार्बीवोरस है। एक हुआ जो केवल एनिमल्स खाएगा, मांस खाएगा, जीवित मांस, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बाबू, कार्निवोरस, मांसाहारी। एक हुआ जो प्लांट और एनिमल दोनों खाएगा, ओमनीवोरस, सर्वाहारी, जैसे हम लोग हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब आएंगे। और एक होता स्कैवेंजर एनिमल, इनको मांस तो चाहिए बट बाबू कैसा, मरा हुआ चाहिए। जैसे भल्चर, गीध का नाम सुने होंगे, चील का नाम सुने होंगे, तो ये स्कैवेंजर एनिमल कहलाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भल्चर। ये मरे हुए जीव को खाते हैं, जीवित जीव को नहीं खाते। सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक मृतोपजीवी, इनको चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो सड़ गया है उससे जो केमिकल निकलेगा उससे ये जिंदा रह लेंगे। जैसे मशरूम, मशरूम क्या है, सैप्रोफाइटिक प्लांट है, मृतोपजीवी प्लांट है। सैप्रोफाइटिक, इसको हम लोग कुछ देते नहीं है, ऐसे ही घास पुआल कहीं सड़ रहा है उसमें निकल गया, तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल से केमिकल लेकर के जिंदा रहता है। तो ये सब हम लोग बांट सकते हैं। न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले, न्यूट्रिएंट चैप्टर पढ़ने से पहले इतनी जानकारी हम लोगों को चाहिए थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि एक जानवर होगा जिसे हम लोग बोलेंगे हर्बीवोरस, एक को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, कार्निवोरस, और एक को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, ओमनीवोरस, और एक को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, स्कैवेंजर एनिमल, और एक को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, सैप्रोफाइटिक एनिमल। क्लियर। तो अगर हम लोगों से पूछे हर्बीवोरस को क्या कहेंगे बाबू, तो हर्बीवोरस को बोलेंगे शाकाहारी जंतु। कार्निवोरस को क्या बोलेंगे बाबू, मांसाहारी जंतु। ओमनीवोरस को क्या बोलेंगे बाबू, तो इसको बोलेंगे सर्वाहारी जंतु। स्कैवेंजर को क्या बोलेंगे बाबू, तो स्कैवेंजर को हमने तो हिंदी नहीं देखा आज तक, तो स्कैवेंजर ही बोलेंगे। क्लियर। और सैप्रोफाइटिक को क्या बोलेंगे बाबू, तो मृतोपजीवी बोलेंगे, मृतोपजीवी बोलेंगे इसको। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें हर्बीवोरस में, तो गाय आ जाएगी, भैंस आ जाएगी, हाथी आ जाएगा, गेंडा आ जाएगा, नहीं गेंडा शाकाहारी है। कार्निवोरस में शेर आ गया, बाघ आ गया, चीता आ गया, ये सब आ जाएंगे। सर्वाहारी में कौन आएंगे बाबू, मनुष्य आएगा, कुत्ता आएगा, कौवा आएगा, आएगा बिल्ली आएगी। आया बात समझ में। स्कैवेंजर में कौन आएगा बाबू, भल्चर आएगा, गीध आएगा, चील आएगा कि नहीं, चींटी भी इसी में आती है। ठीक है। सैप्रोफाइटिक में कौन आएंगे बाबू, तो सैप्रोफाइटिक में आएगा मशरूम, 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 मशरूम आएगा इसमें। आया बात समझ में, मशरूम। क्लियर। तो अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूट्रिएंट को, पोषक तत्व की बात करेंगे अब हम लोग। क्लियर। तो इसको मिटाते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए है तैयार आप लोग। तो इसको हमने किया, मिटा दिया। क्या किया, मिटा दिया। लिखना बहुत जरूरी है। अब यहां से देखिए, न्यूट्रिएंट में हम लोग वैसे मटेरियल को पढ़ेंगे जिससे हम लोग एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन करने का प्रोसेस क्या कहलाया था बाबू, तो एनर्जी गेन करने का प्रोसेस कहलाया था न्यूट्रिशन, पोषण। और जिससे एनर्जी गेन करेंगे उसको बोलेंगे न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व। तो किससे एनर्जी गेन करेंगे बाबू, तो एनर्जी गेन करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है पहला नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा नंबर को हम लोग बोलते हैं
प्रोटीन। दूसरा नंबर को क्या बोलते हैं बाबू? प्रोटीन। तीसरा नंबर को क्या बोलते हैं बाबू? फैट्स, फैट्स। चौथे नंबर को क्या बोलते हैं बाबू? विटामिन्स, विटामिन्स। पांचवें नंबर को क्या बोलते हैं बाबू हम लोग? मिनरल्स, मिनरल्स। छठे नंबर को क्या बोलते हैं बाबू? वाटर, रफेज। सातवें नंबर को क्या बोलते हैं बाबू? फाइबर, या इसी को बोलते हैं रफेज, रफेज। क्लियर? अब देखिए, अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है, दैट इज द ऑर्गेनिक, दैट इज द ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक है। मिनरल्स की बात करें, वाटर की बात करें तो दैट इज इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फाइबर पे कुछ बातें नहीं होती है, फाइबर भी जनरली क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं, जनरली ऑर्गेनिक होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है कि जो हम लोग 7 न्यूट्रिएंट अपने फूड में लेते हैं, इसमें कौन सा ऑर्गेनिक है, कौन सा इनऑर्गेनिक है, तो ये चीजें आती रहती है। तो ध्यान रखेंगे कि मिनरल्स और वाटर को छोड़ करके सभी ऑर्गेनिक हैं। वैसे बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी भी लिखते चलेंगे, तो हिंदी हमने कल ही सबका लिखवाया था। ऑर्गेनिक का केवल लिख देते हैं कार्बनिक, और इनऑर्गेनिक का होता है बाबू अकार्बनिक, अकार्बनिक। क्लियर? अकार्बनिक होता है। क्लियर हुआ बात? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, चीजों को लिखते चलेंगे, बिना लिखे काम चलने वाला नहीं है। तो हमारे न्यूट्रिएंट में, भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, और साथ में बाबू फाइबर भी होना चाहिए। अब हम लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि आप जो 7 न्यूट्रिएंट ले रहे हैं इसमें एनर्जी कौन कौन से देते हैं। तो थोड़ा सा बाबू हम मिटा रहे हैं, मिटाने के लिए हैं हम तैयार। आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं, ये बताइए, लिख रहे हैं कि नहीं? लिख लिए तो मिटाया जाए, लिख लिए तो मिटाया जाए, बोला जाए जल्दी। चलिए, तो यहां से मिटाने की कहानी होती है शुरू शुरू शुरू। क्लियर? देखिए ये भी भाग गया। क्लियर? अब देखिए बातें जो होगी कैसे होगी भाई बातें। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, इस पे जो बातें हो रही है तो इस पे किस तरह की बातें होगी हम लोगों का, तो देखा जाए। देखिए अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे पास, ये एनर्जी देता है, एनर्जी, एनर्जी का स्पेलिंग देखो जी, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी, यानी एनर्जी प्रोड्यूसर है ये, एनर्जी प्रोड्यूसर है ये। प्रोटीन एनर्जी नहीं देता है, फैट्स एनर्जी प्रोड्यूसर है, विटामिन्स एनर्जी नहीं देता है, मिनरल्स नहीं देता है, वाटर नहीं देता है, रफेज नहीं देता है। तो हमारे बॉडी को एनर्जी कौन देते हैं? तो हमारे बॉडी को एनर्जी देने के लिए कौन है भाई? कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट्स है। बाकी से हमारा बॉडी एनर्जी नहीं लेता है। विशेष कंडीशन में प्रोटीन से एनर्जी लेता है, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो एनर्जी देते हैं। तो 7 न्यूट्रिएंट में से एनर्जी कौन देते हैं? तो ये एनर्जी प्रोड्यूसर आप लोग लिख सकते हैं। आया बात समझ में? एनर्जी प्रोड्यूसर कौन होगा? आ रही है बातें समझ में? यस और नो आ रही है? चलिए तो फिर आगे बढ़ें, फिर आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे फिर क्या लिखेंगे हम लोग कि जैसे हम लोगों को खाना में अगर मिला, क्या मिला भाई? अगर हम लोगों के खाने में कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, प्रोटीन लेना है, फैट्स लेना है, तो ये जो चाहिए हम लोगों को तीनों, ये बल्क में चाहिए। बल्क, बल्क को हम लोग बोलते हैं मैक्रो, ठीक है। यानी एक लाइन में
अधिक मात्रा में चाहिए, ठीक है ना, बल्क अमाउंट में चाहिए, ठीक है। पानी को छोड़ दें तो या यही दोनों की बात करते हैं तो ये दोनों हम लोगों को माइक्रो में चाहिए, यानी सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, कम में चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आप 7 न्यूट्रिएंट खा रहे हैं, ये 7 न्यूट्रिएंट में से कौन सा न्यूट्रिएंट्स आपको ज्यादा लेना है? तो ज्यादा लेना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। कम कौन सा लेना है बाबू? तो विटामिन और मिनरल्स। आ रही है समझ में बातें? है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसके आगे इजी हो जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लो, बस ये लास्ट पॉइंट है हार्ड का। तो आप लोग नोट कीजिए इसको, तब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पानी पी ले हम तब तक। लिख लिए? चलिए तब कहानी को खत्म करते हैं पूरी तरह से खत्म। तो आगे लिखते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोगों का पहला टॉपिक शुरू हो गया बाबू, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चन को देखना होगा। तो कार्बोहाइड्रेट से पहला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है बाबू कि कार्बोहाइड्रेट का केमिकल कंपोजिशन क्या है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का केमिकल कंपोजिशन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब क्या हुआ बाबू कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, और इनका जो रेशियो होता है, ये जो रेशियो है इनका, यानी कि इनका रेशियो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:2:1। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है बाबू। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है बाबू 1:2:1। भूलेंगे नहीं, क्योंकि यही तो कस्टमर केयर का नंबर था कुछ दिन पहले, अब तो हम लोग कस्टमर केयर से बात करते नहीं है। तो 1:1 रेशियो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। फिर हम लोगों से एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में कि कार्बोहाइड्रेट्स का कोई जनरल फॉर्मूला है क्या बाबू। तो जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने बताया कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या है भाई। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला CnH2O का होल N होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला Cn का H2O का होल N होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला CnH2O का होल N होता है। इसके अलावा इसके एक और फॉर्मूला की बात होती है, और वह फॉर्मूला होता है CH2O। ऐसे लिखते हैं, थोड़ा कलर कर देते हैं, चीजें क्लियर रहेगी। CxH2O का होल Y। थोड़ा सा फॉर्मूला देख के आप लोगों को लगा होगा कि सर ने CnH2O का होल N लिखा, यहां CxH2O का होल Y लिखा, तो परीक्षा में कौन सा आंसर देंगे। परीक्षा में बाबू दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। इसके लिए टेंशन फ्री रहना है कि दोनों परीक्षा में रहने वाला नहीं है। दोनों आ जाएगा तो भाई एग्जाम के ऊपर है कौन सा सही करेगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। यह फॉर्मूला कैसे सही है इसको भी हम लोग देखते हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। लिख रहे हैं आप लोग ना, लिख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स का केमिकल कंपोजिशन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, रेशियो CH1:1 है। फिर जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CnH2O का होल N होता है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इग्नोर इसको हम लोग नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो देख रहे हो बाबू, ये फार्मूला देखने से आपको लग रहा होगा कि C क्या है, कार्बन है, H2O क्या है, वाटर है। तो ये देखने से यही लगता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। इस फार्मूला से यही देखने से लग रहा है कि कार्बन और H2O है, तो कार्बन है, हाइड्रेट्स, हाइड्रेट यानी H2O यानी कार्बोहाइड्रेट्स क्या है इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हाइड्रेट्स है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट्स
हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का हाइड्रेट भी इसे कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछा बाबू, क्वेश्चन कैसे पूछा यहां से, तो क्वेश्चन पूछा यहां से मेरे बाबू कि कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रेट फार्मूला क्या होता है। तो हाइड्रेट फार्मूला पता चल गया क्या होता है, आई बातें समझ में। हाइड्रेट फार्मूला क्या होता है, CxH2O का होल वाई या CnH2O का होल N। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, किधर, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़े हम लोग, तो एक दिखाई दिया C6H12O6, इसका नाम आप लोग जानते होंगे, इसे ही कहते हैं ग्लूकोज, इसे ही कहते हैं ग्लूकोज। C6H12O6 यानी C6H12O6। अब देखिए इस फार्मूला को थोड़ा सा देखा जाए बाबू, तो हम इस फार्मूला को इसको ऐसे लिख रहे हैं, C6H2O का होल 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 6 दूना 12 हो गया, आइए 6 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये नहीं लग रहा है कि ये जो फार्मूला हम लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है ये CnH2O का होल N है कि नहीं, बोलो तो बाबू। ये फार्मूला देख करके आपको लग रहा है कि नहीं कि सर ने जो फार्मूला बताया था इस फार्मूला को ग्लूकोज फॉलो कर रहा है, यानी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स है, बोल सकते हैं कि नहीं, यस और नो, बोलिए, बोलिए बोल सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला ऑलरेडी पुट है। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो दूसरा एग्जाम्पल ले लिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिए बाबू, C12H22O11 दैट इज कॉल्ड सुक्रोज। सुक्रोज इसी को सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं सुगर, इसी को बोलते हैं चीनी, इसी को बोलते हैं गुड़, इसी को बोलते हैं मिश्री, ठीक है। C12H22O11। तो इस फार्मूला को देखो बाबू क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। तो हमने लिख दिया C12H2O का होल 11। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो बोलना है आप लोगों को। तो जब यहां पे बढ़े हम लोग तो ये देख रहे हैं X और ये Y, यानी CxH2O का होल Y भी हम लोग फार्मूला को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आया बात समझ में। तो इस तरह से बातें समझ में आई कि जो ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है बाबू, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी ये हाइड्रेट्स फार्मूला को फॉलो कर रहे हैं, हाइड्रेट्स फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन एक समस्या इसके आगे उत्पन्न होती है, तो इस समस्या उत्पन्न होने की बात करेंगे हम लोग। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए, क्लियर, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, आगे बढ़े बाबू। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा आना ही है, भरोसा नहीं तो प्रीवियस पेपर एक बार जाके जरूर जरूर देखेंगे, प्रीवियस पेपर से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़े हम। अब देखिए थोड़ा मुसीबत देखिए, किस तरह की मुसीबतें आ रही है। एक एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड नाम सुने हैं इसका, CH3COOH, यही लिखते हैं ना, देखिए C2H4O2, C2H4O2 लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं इसको कि नहीं, बताइए, कमेंट में लिखिए आप लोग, लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए आप लोग।
लिख सकते हैं। तो इसको देखिए C2H2O का होल 2 लिख सकते हैं। CxH2O का यहां पे N कर दो, अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। हाइड्रेट फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। एसिटिक एसिड हाइड्रेट फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। तो क्या एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट है? बताइए तो। नहीं है, नहीं है। एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो यहां से क्या बात निकल के सामने आ रही है? देखिए, इसका नाम है रेमनोज। इसका नाम है रेमनोज। रेमनोज। देखिए, अब देखिए, थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाना है बाबू। C6H2O का होल 5, तो 5 दूना 10 गो H, यानी 2 गो H तो बच रहा है। तो ये हाइड्रेट्स फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? कर रहा है? नहीं कर रहा है। देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे देखो। एसिटिक एसिड सेटिस्फाई हाइड्रेट फार्मूला, रेमनोज नॉट सेटिस्फाई हाइड्रेट्स फार्मूला, but it is a carbohydrates, but it is a carbohydrates. Acidic acid satisfy hydrates formula, but it is not a carbohydrates. आया बात समझ में? मेरी बातें किनको समझ में आ रही है? यस और नो? हमने यहां पर देखा कि एसिटिक एसिड हाइड्रेट्स फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। और रेमनोज जो है इस फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स है। यानी ये जरूरी नहीं कि हाइड्रेट्स फार्मूला को फॉलो ही करे। शुरुआत के वैज्ञानिकों को यही लगा था कि जो इस फार्मूला को सेटिस्फाई करेंगे वही होंगे। तो शुरू में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज ये सब था, तो वो सब फॉलो करते रहा। लेकिन आगे जैसे जैसे रिसर्च होते रहा, तो फिर फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं करने वाले भी कार्बोहाइड्रेट्स आने लगे, और फार्मूला को सेटिस्फाई करने वाले अदर कार्बोहाइड्रेट्स भी आने लगे। तब हम लोगों को जरूरत पड़ा मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसको नोट करेंगे, नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है हाई लेवल के एग्जाम के लिए। छोटे छोटे एग्जाम तो ऐसे ही पार हो जाएंगे, लेकिन हाई लेवल के एग्जाम के लिए थोड़ा सा हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं बाबू? कि अब जो बात होगी कार्बोहाइड्रेट, सब काम की बात करते हैं। अभी ढेर सारे ऐसे कंपाउंड है, लेकिन हमने 2 ही दिया कि एग्जाम में 2 से काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे डीऑक्सीराइबोज है, वो भी नहीं फॉलो करता है। लैक्टिक एसिड फॉलो करता है, लेकिन वो भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अब हम लोगों से एग्जाम में पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का जो मॉडर्न डिफिनीशन की बात कर रहे थे आप, तो मॉडर्न डिफिनीशन क्या है? बोलेगा ना, मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की आधुनिक परिभाषा क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स की आधुनिक परिभाषा क्या है? मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आधुनिक परिभाषा यही है बाबू कि कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग उसे कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग उसे कहेंगे जिसमें पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, क्लियर, और जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तीसरा, जिसमें
एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा। यानी कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप एंड एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ये नया डिफिनीशन है कि कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग उसे कहेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव ही है। ऑप्टिकली एक्टिव का अगर हिंदी जानना चाहें तो हिंदी तो कुछ नहीं जानेंगे, समझ सकते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब हुआ कि वैसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दे। समझाएंगे इसको। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब हुआ कि वैसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पीपीएल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दे तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है। कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें ढेर सारे OH ग्रुप होते हैं, एक CHO ग्रुप होता है। आ रही बात समझ में? ग्लूकोज में देखेंगे तो ग्लूकोज में CHO रहता है, फ्रक्टोज में कीटोन रहता है। फार्मूला दोनों का सेम होता है। ग्लूकोज का भी C6H12O6, फ्रक्टोज का भी C6H12O6। दोनों में डिफरेंट क्या है बाबू? तो फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप रहता है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। ये डिफरेंट होता है। क्लियर? तो यहां से हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो मॉडर्न डिफिनेशन क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग उसे कहेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होगा और जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा। जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा उसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब बातें यहां पे समझना होगा हम लोगों को कि जो लिख दिया मास्टर जी ने बोर्ड पर ऑप्टिकली एक्टिव, इसका मतलब क्या हुआ। बहुत सारे बच्चे तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को भी नहीं समझते होंगे। तो हम लोग लेते हैं एक लाइट बीम लेते हैं। लाइट बीम कहने का मतलब हुआ बाबू कि कोई भी प्रकाश ले लिए। सिंपल लाइट की हम बात कर रहे हैं तो सिंपल लाइट का सभी डायरेक्शन में स्कैटरिंग होता है। सिंपल लाइट का, जैसे देखो यहां से हम लोगों ने लिया एक लाइट, तो ये लाइट का सभी दिशाओं में स्कैटरिंग होगा। सभी दिशाओं में ये स्कैटरिंग होने लगेगा। इसका स्कैटरिंग समझते हो? सभी दिशाओं में फैलने लगेगा। तो इस लाइट को हम लोग क्या करेंगे बाबू कि ये जो लाइट है इसको गुजारेंगे निकोल प्रिज्म से। इस लाइट को किससे गुजार दिए? निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म से गुजारेंगे। और जब निकोल प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये लाइट हम लोगों को मिलेगा यूनिडायमेंशनल मिलेगा, एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। तो यूनिडायमेंशनल जो लाइट मिला हम लोगों को, यूनिडायमेंशनल का मतलब एक ही दिशा वाला जो लाइट मिला, तो उस लाइट को बोलते हैं बाबू, इसी लाइट को हम लोग कहते हैं पीपीएल। पीपीएल बोले तो पीपीएल बराबर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और यही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोगों ने क्या किया? पास करा दिया एक ऐसे बर्तन में जिसमें रखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या रखा हुआ है बाबू? कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें क्या रखेंगे हम लोग? कार्बोहाइड्रेट्स, CARBOHYDRATE, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये क्या करेगा कि जो ये लाइट बीम था पीपीएल उसको ऐसे भेजेगा या ऐसे भेजेगा। तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दे, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है? अभी इसको डीप में ले जाएंगे तो और डीप में होते जाएगा, लेकिन बहुत डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है? अभी तो यहां पे ये भी पॉइंट आप लोग पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स लिखे हैं यहां पे तो कैरल कार्बन भी होता है। ठीक है? तो वो बहुत डीप की चीजें होगी, उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। तो कार्बोहाइड्रेट्स को ऐसे समझना पड़ेगा हम लोगों को कि कैसे है कार्बोहाइड्रेट्स, कैसे नहीं है। आ रही है बातें समझ में? तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे। नोट कर लिए तो आगे बढ़े बाबू हम। अब हम लोगों से परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछेगा उसकी बातें होगी। उसकी बातें क्या होगी बाबू? तो देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के कितने % भाग को बनाता है। तो इट फॉर्म अबाउट
1% पार्ट ऑफ आवर बॉडी। यह हमारे शरीर के 1% भाग को बनाता है, ठीक है। बट एनर्जी कितना देता है बाबू? 60 to 80%। यह हमारे शरीर के 1% भाग को बनाता है, केवल 1% को। 50 kg के अगर आप हैं तो आप में केवल 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है। बट आपको दिन भर में जितना एनर्जी चाहिए उसका 60 to 80% एनर्जी कौन देता है? अकेले कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट्स देता है। अगर कोई व्यक्ति 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खा लेता है तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स इक्वल टू 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा। 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी हम लोगों को मिलेगा। 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी हम लोगों को मिलेगा। आ रही है बात है समझ में? तो अब बोलो कि ये 60 to 80% एनर्जी देगा, तो इसको नहीं बोल सकते हैं कि इट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। यह एनर्जी का क्या है? मुख्य स्रोत है। बोल सकते हैं कि नहीं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे टोटल एनर्जी का 60 to 80% एनर्जी देता है। तो हम लोग बोल ही सकते हैं कि यह हमारे एनर्जी का क्या है? मेन सोर्स है। लेकिन हमारे शरीर के कितना प्रतिशत भाग को बनाता है? केवल 1% भाग को बनाता है यह, ठीक है। और 60 to 80% एनर्जी देता है। लेकिन मान लो कि डॉक्टर साहब ने हम लोगों को बोला कि बाबू अगर आप सुबह में 2 रोटी खाते हो, शाम में 2 रोटी खाते हो, दोपहर में 2 रोटी खाते हो, 1-1 गिलास दूध पीते हो, तो मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे और एक अच्छा न्यूट्रिएंट डाइट मिल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अगर थोड़ा सा अच्छा खाना मिल गया, शाकाहारी वाले को पनीर मिल गया, मांसाहारी वाले को बकरा मिल गया, तो 12-14 रोटी खा जाता है। नहीं खाता? खाता ही है। तो इतना रोटी खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स कहां जाएगा? एडिशनल पार्ट हो गया ना, अधिक भाग हो गया। तो अधिक भाग कहां जाएगा बाबू? तो इसलिए हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे कि एडिशनल पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एडिशनल पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त मात्रा हमारे लीवर में कलेक्ट हो जाएगी। कलेक्ट इन लीवर। लीवर से ज्यादा होगा तो कहां जाएगा बाबू? मसल्स। इससे भी ज्यादा होगा तो कहां जाएगा बाबू? ब्रेन। यानी कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त मात्रा, एडिशनल पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कलेक्ट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन, ठीक है। किस फॉर्म में? एज ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त मात्रा हमारे लीवर में जमा हो जाती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और यही ग्लाइकोजन हमारा भूख लगने पे शरीर सबसे पहले यूज करता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भूख लगने पर हमारा शरीर सबसे पहले किसका प्रयोग करता है? तो भूख लगने पर सबसे पहले हमारा शरीर किसको यूज करता है? ग्लाइकोजन का यूज करता है, जो हमारे लीवर में स्टोर रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति दोपहर तक खाना नहीं खाता है तो ग्लाइकोजन उसको दोपहर तक के लिए सफिशियंट होता है, और यही ग्लाइकोजन हमारे लीवर में जमा हो जाएगा और इसको फिर अगला दिन एनर्जी के लिए तोड़ना पड़ेगा। तो इसको इंसुलिन हार्मोन तोड़ता है। इसको कौन तोड़ता है? इंसुलिन हार्मोन तोड़ेगा, और इंसुलिन हार्मोन तोड़ेगा, और जब हमारा इंसुलिन हार्मोन अनशन पे चला जाएगा तो इसको कौन तोड़ेगा बाबू? तो कोई नहीं तोड़ेगा। इसलिए यह लीवर के बाद यह जमा होने लगता है, हमारे ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। तो हम लोग कहेंगे कि इसको बीमारी कौन सा हुआ है? डायबिटीज। यानी यहीं लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर हो करके बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं टूटेगा, तो ये हमको डायबिटीज बीमारी कर सकता है। आया बात समझ में? कार्बोहाइड्रेट से ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए बचा के रखते हैं। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, और आप लोग पढ़ते रहिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग फिर, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।